हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई नो आज हमारे करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट हो चुके हैं और बीच में मैंने कोशिश की थी कि लाइव क्लास में लूँ, लेकिन पता नहीं कुछ हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं, बार बार वो अपडेट मांग रहा है। मैंने उसे अपडेट किया, स्टिल कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसके कारण लाइव क्लास हो नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा वीडियो स्टक हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम इस क्लास को आज रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे कवर करेंगे। आज के सेशन में हम 18 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और जितना पॉसिबल हो पाएगा हम रिवीजन भी करेंगे एंड स्टैटिक पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आज हम 18 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। डे के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन पर हमें बात करना है। आज हमें डिस्कशन करना है कि ओमर अब्दुल्ला जी ने कौन से नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। हमें यहाँ पे देखना है, अब एक नई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, हमारी ट्रेन्स में भी एटीएम होंगे। अगर ट्रेन्स में आपको कैश की प्रॉब्लम होती है तो ट्रेन में भी अब आने वाले समय में आपको एटीएम देखने को मिलेंगे। तो सारी बातें एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स इन द वन लाइनर फॉर्मेट। मतलब कल हमने जो भी पढ़ा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भूल गए, कि हमारे दिमाग से निकल गया है। तो वो सारी बातों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। 1982 में डिक्लेयर किया गया था कि 18 अप्रैल को हर साल हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये डिक्लेरेशन किसने दिया है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने। अब यहाँ पे हमारे देश में जितनी भी प्रोटेक्टेड साइट्स हैं उनको हैंडल करने का काम कौन करता है? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारी जितनी भी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं जो कि एएसआई के अंदर आती हैं, उन सभी में आज आपको फ्री एंट्री मिलेगी। कोई भी एंट्री, कोई भी चार्जेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें वर्तमान में एएसआई के अंदर कितनी प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, तो 3698, 3698 मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि एएसआई के अंदर आते हैं। नाउ बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम के बारे में। तो थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर ऑफ ICOMOS एक्शन, मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के बारे में बात हो रही है। ये आपको थीम देखने को मिलेगी। ना बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो अगर हम देखें अक्टूबर 2024 तक का डेटा है और ये डेटा PIB में पब्लिश हुआ है। PIB के अकॉर्डिंगली हमारे देश में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। लास्ट नंबर की, मतलब जो 43 नंबर की हेरिटेज साइट है वो है चराई देव मैडम। लास्ट ईयर आसाम की इस बरियल साइट को, जो कि अहोम किंगडम से बिलोंग करती है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। भारत की जो पहली साइट्स हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था वो है आगरा फोर्ट, ताजमहल एंड अजंता एंड एलोरा की गुफाएं। इन्हें 1983 में डिक्लेयर किया गया था। नाउ बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में कितनी हेरिटेज साइट्स हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 1223 1223 आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगी, जो कि 196 कंट्रीज में फैली हुई हैं। ये आपको PIB का डेटा है, इसलिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज हमने देखा कि आज 18 फरवरी को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में। पहले पर्सन है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट एट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अजय भूषण पांडे जो कि हमारे देश के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने आधार में एज अ CEO भी काम किया है और इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में, इनका नाम है जिन लिक्विन, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे रिसेंटली हमारे बैंकिंग सेगमेंट में और इंश्योरेंस सेगमेंट में कई सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे कि चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा S रमन बने हैं, जिन्होंने दीपक मोहंती को सक्सीड किया है।
डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई पूनम गुप्ता बनी है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इन्होंने माइकल देवव्रत पात्रा को सक्सीड किया है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड किसे बनाया गया है? सलीला पांडे को बनाया गया है। फिर इरडई का होल टाइम मेंबर किसे बनाया गया है? स्वामीनाथन एस अय्यर को। और सेक्रेटरी ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन आपको बी रमेश बाबू देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स में कवर की हुई हैं। अभी केवल हमारा पर्पस है कि आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी हमने पहले सीखा है उसको हम रिवाइज करते हुए जाएं। यहां तक का मामला ठीक है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हो, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, डिफेंस, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, नोट्स बनाने का बिल्कुल लोड ना लेना, ठीक है। पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम ज्वाइन करो और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करो और बिंदास होकर रिवाइज करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दस्तलिक एक्सरसाइज के बारे में। दस्तलिक एक्सरसाइज इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 6वां एडिशन स्टार्ट हुआ है पुणे में। 16 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक पुणे में एक्सरसाइज दस्तलिक हो रही है। लास्ट एडिशन जो 5वें नंबर का एडिशन था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था और 6वें नंबर का एडिशन जो है वो इंडिया में हो रहा है। इंडिया में कहां पर हो रहा है? पुणे में। ठीक, अब रिसेंटली कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको न्यूज में देखने को मिल रही थी, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज INIOCHOS में पार्टिसिपेट किया था ग्रीस में। अभी हम लोगों ने एकमे एक्सरसाइज के बारे में बात की जो कि इंडिया और अफ्रीका के बीच में होने वाली पहली नेवल एक्सरसाइज है जिसको तंजानिया होस्ट कर रहा है। फिर हमने देखा कि 14th एडिशन इंद्र एक्सरसाइज का इंडिया और रशिया के बीच में चेन्नई में हो रहा है। 23rd एडिशन वरुण एक्सरसाइज का आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी में। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज बोंगो सागर जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, इसमें आईएनएस रणवीर ने पार्टिसिपेट किया। एंड खंजर एक्सरसाइज का 12th एडिशन इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में किर्गिस्तान में हुआ। ये कुछ रिसेंट हुई एक्सरसाइज है, इनकी लिस्ट भी आपको मिल चुकी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में तो इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है जी, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ जो बच्चा अभी भी परेशान है कि करेंट अफेयर्स एक साल का कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कहीं ऐसा डेटा मिल जाए जो सभी एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, वो भी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर हमारा जो मंथली मैगजीन का सेक्शन है, जब आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको वहां पे मंथली मैगजीन का सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें हर महीने की हम मंथली मैगजीन लॉन्च करते हैं। बैंकिंग मैगजीन होती है और 300+ MCQ की मैगजीन भी आपको अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और डाउनलोड आप इसे कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। मोर अपडेट के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना। इसके अलावा वो बच्चा जो कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, आपका प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मतलब सीजीएल के मेंस तक की हिस्ट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री कोर्स अवेलेबल है, जिसमें एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। पहले आप एक काम कीजिए, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइए, डिजिटल कोर्सेज पे जाइए, वहां पे डेमो क्लासेस देखिए। इसके अलावा वाईटी पर भी आपको भूमिका मैम की काफी सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पर देखिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंस्टॉल इंडियाज फर्स्ट एटीएम ऑन अ ट्रेन। तो यहाँ पे पहली बार एटीएम इंस्टॉल किया गया है, वो भी आपकी ट्रेन में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि पहला बैंक है जिसने पहला एटीएम ट्रेन में लॉन्च करने का काम किया है। अभी पायलट बेसिस पे है, देखा जाएगा कितना सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल अगर अच्छा खासा रहता है तो फिर भारत की सभी ट्रेन में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस एटीएम को किसमें इंस्टॉल किया गया है? तो जो पंचवटी एक्सप्रेस, मुंबई मनमद पंचवटी एक्सप्रेस में इस एटीएम को इंस्टॉल किया है और ये पहला एटीएम है जो कि इंडियन रेलवे में रन हो रहा है। ठीक है, ये जो पंचवटी एक्सप्रेस है ये एक इंटरसिटी ट्रेन है जो कि मुंबई को नासिक डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। अब अगर इंडिया का एटीएम का इतिहास देखें, इंडिया में एटीएम का इतिहास, तो एटीएम का फुल फॉर्म एग्जाम में बनता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हम एटीएम को कहते हैं। जॉन सेफर्ड बैरन जो कि ग्रेट ब्रिटेन थे, उन्होंने इन्वेंट किया था एटीएम मशीन को। पहला एटीएम 1967 में इंस्टॉल किया गया था लंदन में, यूके में। अगर हम बात करते हैं एचएसबीसी बैंक के बारे में,
तो अनदर ब्रिटिश बैंक HSBC बैंक ने इंडिया में पहला ATM मुंबई में इंस्टॉल किया था 1987 में। 2004 में SBI ने इंडिया का पहला फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था, कहां पे? केरला, कोच्चि में। इंडिया का हाईएस्ट ATM जो कि 13,200 फीट की हाइट पर है, एक्सिस बैंक ने इसको नाथुला पास, सिक्किम पर लॉन्च किया था। और इंडिया का पहला UPI इनेबल ATM हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया था, जो कि सब्सिडरी है हिताची ग्रुप की, जापान की। क्लियर? तो ये ATM के बारे में कुछ बातें हैं जो आप उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली रैंक्ड बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया बाय द न्यूज़वीक एंड स्टैटिस्टा। अब यहाँ पर एक अमेरिका की मीडिया कंपनी है न्यूज़वीक, उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल की रिपोर्ट पब्लिश की है 2024 की, जिसमें इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा एम्स दिल्ली। इस रिपोर्ट को पब्लिश करना स्टार्ट किया गया था 2019 में। इसमें लगभग 2400 हॉस्पिटल्स का सर्वे किया गया, लगभग 330 कंट्रीज में, 300 नहीं 30 कंट्रीज। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली रैंक्ड बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया बाय द न्यूज़वीक एंड स्टैटिस्टा। अब यहाँ पे एक अमेरिका की मीडिया कंपनी है जिसका नाम है न्यूज़वीक, इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल की रैंकिंग पब्लिश की है 2024 की, जिसमें 2400 हॉस्पिटल को शामिल किया गया है एंड 30 कंट्रीज का यहाँ पे सर्वे किया गया। सिंस 2019 वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल की रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है, जिसमें एम्स दिल्ली भारत में आपको बेस्ट हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल आपको अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, अमेरिका का देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं मायो क्लिनिक, मायो क्लिनिक जो कि अमेरिका में है, जिसका स्कोर 97.50 है, ये वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल है। अगर इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स देखते हैं तो एम्स न्यू दिल्ली वाला, ठीक है, मेदांता द मेडिसिटी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड CMC जो कि आपको बेल्लोर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। पहली बार इस रिपोर्ट में मलेशिया और चिली को शामिल किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, ओमर अब्दुल्ला कौन है भाई? ये जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, ओमर अब्दुल्ला। इन्होंने ई सेहत एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ई सेहत एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की हेल्थ केयर नीड्स को पूरा करने के लिए, इसमें आपको पेशेंट, अटेंडेंट, डॉक्टर, हेल्थ केयर फैसिलिटी, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, सभी कुछ चीजें एक सिंगल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah launched e-Sehat application to provide a comprehensive digital solution for the healthcare needs of the people of the Union Territory of Jammu and Kashmir. इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर भी होगा, हॉस्पिटल असिस्टेंट, एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस इंफॉर्मेशन, फीडबैक, बुकिंग ऑप्शन, अपॉइंटमेंट ऑप्शन, सर्जिकल सर्विसेज, सारी फैसिलिटी आपको इस सिंगल एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, मैंने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में 2 दिन पहले एक और न्यूज आपको बताई थी कि 38 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस अरुण पाली को। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 25 जजेस की है, इंक्लूडिंग द CJI। क्लियर है? अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का फॉर्मेशन 1928 में हुआ था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके जुडिक्शन में एज अ जुडिशियल बॉडी कब आया? 1957 में आया। पहले चीफ जस्टिस कौन थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के? आंसर हो जाएगा लाला कन्वर सेन। नेक्स्ट बात करेंगे जेप्टो के बारे में। जैसे कि स्विगी ने अपना कुछ समय पहले IPO लाया था, स्विगी और जोमेटो ने अपने आप को रीब्रांड किया था, वैसे ही जेप्टो भी IPO लाने के पहले अपने आप को रीब्रांड कर रहा है, मतलब इसने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज किया है। द क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो has officially changed the name of its parent company. इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है किराना कार्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसका नाम चेंज करके जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड किया है IPO को लॉन्च करने से पहले। रीब्रांडिंग करने के पहले किससे अप्रूवल लेना होता है या कौन अप्रूवल देता है? आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई के द्वारा इनको अप्रूवल मिला है। एक लंबी प्रोसीजर होती है जिसमें शेयर होल्डर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी होती है, ROC की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियरेंस चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद जेप्टो अपनी जो पेरेंट कंपनी है किराना कार्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम चेंज करके जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। सिमिलर टाइप ऑफ प्रैक्टिस स्विगी और जोमेटो ने भी की थी। अगर हम बात करते हैं जेप्टो के फाउंडर कौन है, तो जेप्टो के फाउंडर आपको केवल बोहरा एंड आदित्य पलीचा देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है
इंडिया सपोर्ट फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग। अभी तक देखिएगा कार्बन टैक्स आपको अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलता था। कार्बन टैक्स आपको इंडस्ट्री सेक्टर में देखने को मिलता था कि जो कंपनी, जो इंडस्ट्री जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करेगी उसको वो कार्बन टैक्स जमा करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैरीटाइम सेक्टर में, मतलब शिपमेंट कैटेगरी में, अभी तक कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। लेकिन आईएमओ, मतलब जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पहली बार शिपिंग सेक्टर में कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है और इंडिया ने इसे अप्रूव किया है। इंडिया इससे सहमति दिखाता है। India and 62 other nations have voted in the favor of the world first ever global carbon tax on the shipping industry. इसे इम्पोज करने का काम यूनाइटेड नेशन शिपिंग एजेंसी कर रही है बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बताया गया है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का 3% कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जो शिपिंग की जाती है, बड़े बड़े शिप्स आते हैं, कार्गो आते हैं, उनको रन करने के लिए कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। तो 3% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कौन करता है? हमारे शिपिंग कंटेनर करते हैं। इसके पहले ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नहीं थे और शिपिंग कैटेगरी में कभी भी कार्बन टैक्स नहीं लगाया गया था। लेकिन इस बार बोला गया है कि जिस भी कंपनी की कार्गो होगी और जितना भी वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करेंगे उतना उनको कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो कार्बन टैक्स है वो 2028 से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, द टैक्स विल कम इनटू इफेक्ट इन 2028 एंड रिक्वायरिंग शिप अबव 5000 ग्रॉस टनेज टू ईदर शिफ्ट टू द क्लीनर फ्यूल टेक्नोलॉजी और पे फी। और फी जो है वो $100 से $380 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे लगेगा। डिपेंड करता है कि आपका एमिशन थ्रेशोल्ड कितना है। क्लियर है? इसमें कहा है कि हम इस कार्बन टैक्स के जरिए $40 बिलियन का टैक्स कलेक्ट करेंगे 2030 तक। और इस कलेक्ट किए हुए पैसे का इस्तेमाल हम किस में करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने में करेंगे इन द मैरीटाइम सेक्टर। अगर इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्रीज की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी 2047 तक। अभी भारत के पास 1530 शिप का फ्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमारे देश की जो कार्गो कैपेसिटी है वो 871 मिलियन टन आपको 2014-15 में देखने को मिलती थी। ये इंक्रीज होके 1629 मिलियन टन 2023-24 में देखने को मिलेगी। मतलब हमारे देश का जो कार्गो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट हो रहा है और हम इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नाउ अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला सामने आता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीज $2.3 बिलियन इन फंडिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट होती है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज होती है उनको ग्रांट दिया जाता है। जैसे कि हमारे देश में भी जैसे कि JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, IITs हैं, NITs हैं, इनके लिए गवर्नमेंट फंड सैंक्शन करती है, चाहे वो R&D के लिए हो या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है तो गवर्नमेंट फंड इशू करती है। वैसे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो फंड जाता था डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के द्वारा या अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा, उसे फ्रीज कर दिया गया है और $2.3 बिलियन के फंड को फ्रीज किया गया है। क्यों फ्रीज किया गया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ डिमांड्स थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों ने उन डिमांड को मानने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, आखिरकार ऐसी क्या डिमांड थी? तो डिमांड कुछ इस प्रकार थी कि सबसे पहली बात यहाँ पे की गई थी रीशेपिंग इट्स इंटरनल पॉलिसी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल पॉलिसी है उसको रीशेप किया जाएगा, जिसमें शटिंग डाउन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात की गई थी। यहाँ पर जो मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सॉरी मेरिट बेस्ड जो एडमिशन होते थे, एडमिशन और हायरिंग को बंद करने की बात, उस पर डिस्कशन किया गया। कंडक्ट ऑडिट ऑन स्टूडेंट एंड फैकल्टी व्यू अबाउट द डाइवर्सिटी, बैन फेस मास्क, फेस मास्क को बैन करने की बात की गई, सस्पेंड स्टूडेंट इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑक्यूपेशन। तो ये सारे कुछ इनकी डिमांड्स थी। नाउ बात करते हैं स्टेलर मॉडल के बारे में। स्टेलर का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहली बात, स्टेलर का मतलब है स्टेट ऑफ द आर्ट टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसोर्स एडिकेसी मॉडल। ठीक है, इसे डेवलप किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने। किसने डेवलप किया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, विद द कोलैबोरेशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड लैंताओ ग्रुप, इनको सपोर्ट मिला है और इन्होंने इसकी मदद से स्टेलर मॉडल को लॉन्च किया है। अब आखिरकार ये मॉडल क्या है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, किसने इसे लॉन्च किया है वो, और क्या इसका पर्पस है लॉन्चिंग का,
ये तो 3 बातें आपको पता रखनी है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने स्टेलर मॉडल को लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का पहला फुली इंडिजीनियस रिसोर्स एडिकेसी मॉडल है, जो कि पावर जनरेशन, जो भी हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसको ऑप्टिमाइज करेगा, प्लानिंग करेगा उसकी स्टोरेज के लिए, उसकी सप्लाई के लिए एंड ट्रांसमिशन के लिए। स्टेलर का मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसोर्स एडिकेसी मॉडल है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का सॉफ्टवेयर है, जो कि प्लानिंग करेगा, पावर जनरेशन की, ट्रांसमिट करेगा, इसके अलावा स्टोर करेगा और डिमांड का रिस्पॉन्स करेगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने यहाँ पे इसे डेवलप किया है और सपोर्ट कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? नेक्स्ट अगला है बेट इकोमॉन। अब ये बेट इकोमॉन क्या है? इसका मतलब है बेट इको लोकेशन मॉनिटरिंग। ठीक है, बेट इको लोकेशन मॉनिटरिंग इंडिया का पहला रियल टाइम ऑटोमेटेड वेट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि चमगादड़ और चमगादड़ की अलग अलग प्रजातियों के बारे में पता लगाएगा। तो रियल टाइम ऑटोमेटेड वेट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि भारत का पहला इस तरीके का सिस्टम है। इसे डेवलप करने का काम कादम्बरी देश पांडे और यहाँ पे वेदांत वर्जे ने किया है, जो कि स्टूडेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु के। इसका काम क्या होगा? ये डिटेक्ट करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एनालिसिस करेगा एंड क्लासिफाई करेगा चमगादड़ मतलब बेट के अलग अलग साउंड को यूजिंग द इको लोकेशन। इसमें अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन फोन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें रसबेरी पाई जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका इस्तेमाल किया गया है। सोलर पावर बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी और वाईफाई यूनिट देखने को मिल जाएगी। और रात में जितने भी हमारे बेट की प्रजातियां होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम, क्लासिफाई करने का काम, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने का काम ये सिस्टम करेगा, जिसका नाम है बेट इकोमॉन, जो कि भारत का पहला रियल टाइम ऑटोमेटेड बेट मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि 17 अप्रैल को हमने क्या सीखा था। 17 अप्रैल को हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहली बात हमने की थी कि जस्टिस BR गवई हमारे देश के 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। इनकी ओथ सेरेमनी 14 मई 2025 को होगी। हमें पता है हमारे देश के जो CJI होते हैं वो मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, इसलिए इनका टेन्योर 23 नवंबर 2025 तक आपको देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर है? मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था 49 kg कैटेगरी में, इन्हें इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। बनारस की सहनाई और बनारस के तबले को GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है ऑन स्टेट सेंट्रल रिलेशन। पंजाब ने 15वां एडिशन हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का जीत लिया है। इसे होस्ट करने का काम मध्य प्रदेश ने किया था और मध्य प्रदेश को ही डिफीट करके पंजाब जीता है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $821 बिलियन आपको देखने को मिलेगा 2024-25 में। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने पब्लिश किया है और दुबई 5th एडिशन एशियन यूथ पैरा गेम्स का होस्ट करने वाला है। डन? चलो अब कुछ और बातें करेंगे। Who has been appointed as the Vice President of Investment Solution at the Asian Infrastructure Investment Bank? So correct answer क्या हो जाएगा? हमारे देश के former Finance Secretary and the CEO of Aadhaar, जिनका नाम है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर C। What is the Morgan Stanley GDP growth estimation for the India for FY26? तो Morgan Stanley ने कहा है कि FY26 में भारत की GDP growth 6.1% होगी। With which company did the Ministry of Labour and Employment sign an MOU via the National Career Service Portal to boost employment in the gig and logistics sector? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के अंदर जो गिग वर्कर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? आंसर हो जाएगा स्विगी के साथ, ऑप्शन नंबर C। Where is the India Uzbekistan joint military exercise दस्तलिक being held? तो ये 6वां एडिशन है, कहां पर हो रही है? पुणे में हो रही है, ऑप्शन नंबर C। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 172 नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है इंडिया की पहली ट्रेन जर्नी की। इंडिया की पहली ट्रेन जर्नी जो है, मतलब जो पहले हमने हिस्टोरिक मूवमेंट था जब हमने ट्रेन को तैयार किया था, डिपार्ट किया था फ्रॉम बोरी बंदर टू थाने इन महाराष्ट्र ऑन 16 अप्रैल 1853। द ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 14 कोचेस। इस ट्रेन में 14 कोचेस थे जिसमें 400 पैसेंजर को कैरी किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ इंजन दैट होल्ड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया? उन इंजन का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा सिंध, सुल्तान एंड साहिब, ऑप्शन नंबर C, सिंध, सुल्तान एंड साहिब।
Which bank has partnered with Central Railway to install India's first on-board ATM on Mumbai Manmath Panchvati Express as a part of innovative and non-fare revenue idea scheme? So का आंसर हो जाएगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी. As of December 31st, 2024, what is the Asian Development Bank total cumulative loan commitment to India? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो कमिटमेंट है इंडिया को लोन के लिए वो कितना है? $59.5 बिलियन, ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. मसातो कांडा का नाम आपको याद रखना है, जो कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको विकास सील देखने को मिलेंगे. मेंबर कंट्री 69 और सबसे जो लेटेस्ट मेंबर है वो इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा. ऑन विच डे इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे रिसेंटली हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 17 अप्रैल को. इसकी थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, वीमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू. हु हैज बीन रिकमेंडेड एज द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आर गवई, ऑप्शन नंबर डी. एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम? तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑप्शन है. ठीक है, इन चारों ऑप्शन को आप आराम से पढ़िए और जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे. तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कर देना. लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना. एंड पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.